चलिए पिछली क्लास में हम लोगों ने स्मॉल ऑसिलेशन किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा कम टाइम मिला मुझे कल, तो इसलिए जो वर्चुअल वर्क का दो स्टूडेंट कह रहे थे क्वेश्चन करवाना, वो मैं बेटा ये जो स्मॉल ऑसिलेशन खत्म होगा तब मैं करवा दूंगा। ठीक है, रूटीन देखें। मान लीजिए एक सिस्टम है, आपको गिवन है, मान लीजिए ये 3 मासेज हैं, इसमें ये एम मास है, ये स्मॉल एम मास है और ये कैपिटल एम मास है। तो मान लीजिए स्प्रिंग कांस्टेंट कन्वीनियंस के लिए के मान लिए। इस तरीके का सिस्टम है, तो हमें इसके नॉर्मल मोड्स और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो शुरुआत हम वैसे ही करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की कितनी होगी और जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये पहले डिसाइड करेंगे। और जब हमें ये पता चल जाएगा तब हम काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, और जब काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी से हम काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बनाएंगे। सिमिलरली हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, जब पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो कोई बता सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम इस सिस्टम की कितनी होगी? 3 होगी। और कोऑर्डिनेट्स अगर चूज करेंगे तो ये x1, ये x2 और ये x3। और मैं अगर काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो स्मॉल m की x1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ कैपिटल M की x2 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m की x3 डॉट स्क्वायर, यही होगा। और मैट्रिक्स अगर बनाएंगे तो स्मॉल m बाई 2 कैपिटल M बाई 2 स्मॉल m बाई 2, चूंकि क्रॉस टर्म है नहीं इसलिए 0 0। इसमें यहाँ तक किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दे, अदरवाइज आगे वाली चीज लिख। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे तो बताएगा कितनी टर्म आएंगी पोटेंशियल एनर्जी में? 2 टर्म, एक तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर होगा और दूसरा x3 माइनस x2 होल स्क्वायर होगा। अगर मैं इसको खोल दूंगा होल स्क्वायर को तो हाफ के x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2। सर एक प्लस सर m/2 होगा क्या बेटा? m/2 होगा या सिर्फ m होगा? m/2 वाला जो ओके सर, कोफिशिएंट देखेंगे ना, x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ, x2 स्क्वायर का यहाँ, x3 स्क्वायर का यहाँ। x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर माइनस 2x2 x3। जरा मुझे कोफिशिएंट बताएंगे x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा? x1 स्क्वायर का कोफिशिएंट k/2, x2 स्क्वायर का कोफिशिएंट k, क्योंकि आधा यहाँ तो k हो जाएगा, और x3 स्क्वायर का कोफिशिएंट k/2। x1 x2 का कोफिशिएंट माइनस k होगा, उसका आधा यहाँ रख देता हूँ और आधा यहाँ रख देता हूँ। x3 x2 x1 x3 का कोफिशिएंट कोई है नहीं, 0 यहाँ रख देता हूँ, 0 यहाँ रख देता हूँ। x2 x3 का कोफिशिएंट माइनस k है, तो आधा यहाँ रख देता हूँ और आधा यहाँ रख देता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, लिख लें फटाफट। इसमें आप नॉर्मल मोड्स निकाले जरा, फॉर नॉर्मल मोड्स। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? जी सर। अगली लाइनें लिखी हुई हैं, आप लोग जरा देखें, थोड़ा जल्दी करने के लिए मैंने लिख लिया इसको पहले से ही। तो और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे? v माइनस ओमेगा स्क्वायर t इक्वल टू 0 रखेंगे। यही कर भी रहे होगे आप लोग, v माइनस ओमेगा स्क्वायर t ये आएगा। एक बार आप लोग चेक कर लेना कि ये सही लिखी हुई टर्म्स नहीं। ये k माइनस कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आएगा और ये k/2 माइनस स्मॉल m ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आएगा। बाकी ये सारी टर्म वही रहेंगी जो पहले से थी। ठीक है यहाँ तक? सर एक बार बैक स्लाइड शो कर लीजिए। ओके सर। चलूँ आगे बढ़ जाऊँ? अब आप देखें इसमें से बाई टू हटा लेता हूँ सब, तो यहाँ का 2 हट जाएगा, यहाँ का 2 हट जाएगा, यहाँ का 2 हट जाएगा, यहाँ 2 और लग जाएगा, यहाँ का 2 हट जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मतलब सारी रोज, तो यही तो आ जाएगा। ध्यान से देखो, आप लोग लिखोगे अपने आप खुद करोगे और बाद में स्क्रीन की तरफ देखोगे, तब आपको समझ आएगा। अब आप इसके डिटर्मिनेंट को खोल दें तो k माइनस m ओमेगा स्क्वायर को अगर के लिए खोलेंगे तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, माइनस k/u वाला खोलोगे तो ये छोड़ दें, ये इनटू ये कितना आ जाएगा? k माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस का, और ये वाला टर्म 0 और 0 का कुछ भी नहीं होगा। क्या यही आ रहा है? देखो खोल खाल के देख लो, इसमें कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही तो बता दो।
यस आप लोग अपनी कॉपी में खुद करोगे तो और उसके बाद स्क्रीन की तरफ देखोगे तो अच्छा रहेगा। एक सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है, वही रिपीटेड प्रॉब्लम्स है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? कोई माइनस, कोई साइन नहीं समझ में आ रहा हो, कोई मल्टीप्लाई नहीं समझ में आ रहा हो, डिटर्मिनेंट नहीं खोलना आ रहा हो? मुझे लगता है आप लोगों से ये तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ ना। बताओगे इस इक्वेशन का एक रूट तो मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्या दिख रहा है? के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, दोनों में कॉमन फैक्टर है नहीं? एक तो आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, और बचा हुआ फैक्टर की मल्टीप्लाई कर लो अंदर, 2k² कैंसिल हो जाएगा। बताओगे क्या क्या आएंगी वैल्यूज? ओमेगा के 3 वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करें आप लोग। ओमेगा की 3 वैल्यूज आएंगी। सॉल्व करने के बाद मुझे जो आए वो बताना। अंडर रूट 2k बाय कैपिटल M प्लस k बाय स्मॉल m। के बाई स्मॉल एम, एक ये सही आ रही है और एक और आ रही होगी। ओमेगा इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू अंडर k बाय। वेरी गुड। ये देखो, आप ये देखो यही लिखा हुआ है आपकी कॉपी में। ठीक है ना? कोई ऐसी प्रॉब्लम तो आ नहीं रही होगी, लिखा हुआ भी है तो क्या हुआ? देख लो ये तीनों वैल्यूज आ रही हैं आपकी या नहीं? ये एक रूट हो गया, एक रूट ओमेगा इक्वल टू 2 हो गया, और एक अंडर रूट 1 बाई एम प्लस 2 बाई कैपिटल एन इंटू के हो गया। इज इट ओके? ठीक है। कोई बताएगा मुझे इसका आइगन वेक्टर कैसा आएगा, या इसके करस्पॉन्डिंग आइगन मोड कैसा आएगा? कल आपको कल की क्लास याद हो तो मैंने बताया था ओमेगा ट्रांसलेटरी मोशन है ये ना, तो फिर तीनों पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में एक ही एम्पलीट्यूड के साथ भाग रहे होंगे, एक ही डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका कैसा आएगा? बीटा 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 टाइप। इसका बीटा 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 टाइप आएगा ना। अभी मैं दिखा दूंगा आप लोगों को, आप लोग निकालोगे तो भी यही आएगा। बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बराबर आएंगे। ये यहाँ तक लिख लिया सभी लोगों ने? मैं अंदाजा बता रहा हूँ। पहले तो आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको देखकर मैं बता देता हूँ कि इसका कुछ कुछ ऐसा ऐसा आएगा आइगन मोड, और कोई इसको देखकर बता सकता है कि इसका आइगन मोड कैसा आएगा? क्या के बाई स्मॉल एम है, कैपिटल एम का रोल नहीं है। सोचो क्या हो रहा होगा? सर अल्फा 0 माइनस अल्फा। अल्फा 0 माइनस अल्फा इस टाइप का है, यानी कि बीच वाला मास रुका हुआ होगा, बाकी इधर उधर हो रहे होंगे दोनों साइड वाले मास, तभी तो ये ऐसा होगा। अंडर रूट के बाई एम निकाल के देखोगे तो आपको खबर लग जाएगी, बाकी लोग अंदाजे से भी बता सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉर नॉर्मल मोड्स के सामने आपकी स्क्रीन पे देखो। अगर आप लोगों को थोड़ा तेज लगे तो मुझे रोक देना। ओमेगा 1 की वैल्यू डालोगे तो यही आ रहा है, देखो ओमेगा 1 अंडर रूट के बाई एम डालोगे तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा इतना। इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आ जाएगा अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। एम आई करेक्ट? और जब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो भी अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। इसकी मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो क्या आएगा? अल्फा 1 के बाई टू कैंसिल हो जाएगा। अल्फा 1 ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही हो चुका है अल्फा 2, चूंकि तो 0 ही हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा माइनस के बाई 2 अल्फा 3, यानी अल्फा 1 प्लस अल्फा 3 बराबर 0 आ जाएगा, यानी अल्फा 1 बराबर माइनस के अल्फा 3, यानी बीच वाला रुका रहेगा और इन दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस होगा। ये अगर अल्फा है तो ये वाला माइनस अल्फा होगा। सही है? सही है बेटा यहाँ तक? नहीं यानी कैसा नॉर्मल मोड होगा अगर ये सिस्टम में बनाऊं तो ये स्मॉल एम है, ये कैपिटल एम है, और ये स्मॉल एम है। तो कैपिटल एम रुका हुआ है, ये रेस्ट में रहेगा, और ये वाला अगर अल्फा हो रहा है तो ये वाला माइनस अल्फा हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा होगा तो सोचो ऐसा नहीं लग रहा होगा जैसे केवल एम मास जो है वो के स्प्रिंग कांस्टेंट से जुड़ा हुआ है स्प्रिंग से, और उसका फ्रीक्वेंसी आप लोगों को पता ही है अंडर रूट के बाई एम आती है। इसीलिए ओमेगा की वैल्यू इस केस में कितनी आ रही है? अंडर रूट के बाई स्मॉल एम। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। किसी को फिर भी कोई दिक्कत लग रही हो तो बताना बेटा, मैं बता दूंगा कोई भी स्टेप आपको नहीं समझ में आएगी। ठीक है जी सर। दूसरा नॉर्मल मोड आपको बताई दिया, बीटा 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 होगा। देखो ये ऐसे ही तो लिखा होगा, बीटा 1 बराबर बीटा 2 और बीटा 2 बराबर बीटा 3। इसका मतलब बीटा 1 बराबर बीटा 2 प्लस बीटा 2
इज इक्वल टू बीटा 3। भाई ओमेगा की वैल्यू 0 लगा दोगे केवल बी बचेगा, और बी की मैट्रिक्स आपके सामने यही तो थी। अपना पेन चलाओ, स्क्रीन पे बाद में देखना, मैं फिर यही राय दूंगा। ये मैं इसलिए नहीं करवा रहा हूँ कि कोई नया कंसेप्ट है, कंसेप्ट पुराना वाला ये कल वाला, बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग अपनी कॉपी पे करोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर मिलेगा, मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी आप चाहो तो इस तरीके से, मतलब मैं आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूँ, बाकी ये बच्चे समझते हैं इस तरीके से, छोटे छोटे 12th क्लास के। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा 1 बराबर बीटा 2 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो बीटा 2 बराबर बीटा 3 आएगा। क्लियर है? जी सर। अगला देखो, ओमेगा 3 इज इक्वल टू, ये निकालो, अच्छा अपने आप तक दिखाऊंगा आपको। ओमेगा 3 की वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू डालनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। ओमेगा 3 के अंडर रूट 1/m प्लस 2/कैपिटल M के, वो डालने के बाद क्या आ रही है मैट्रिक्स की पहली दूसरी तीसरी टर्म, ये जो भी है 9 टर्म्स। वो बताएगा इस मैट्रिक्स की पहली टर्म क्या आ रही है, v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी की माइनस 2m/m के माइनस माइनस 2 स्मॉल m बाय m, स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू के, यही आ रही है। देखो दूसरी तीसरी तो सेम ही रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, बट डायगोनल एलिमेंट्स चेक करने हैं आपको। देखो बेटा यही आ रहे हैं सब। जी सर। सर एक बार लास्ट नाइट सुनो, पेन चलाते रहना बेटा। हो गया सर। तीसरी वाली चेक करो जरा, इसकी मल्टीप्लाई करो इससे और 0 के बराबर रखो, तो यही तो आएगी पहली इक्वेशन, ये वाली। यस सर। इससे क्या निकल के आएगा, गामा 2 इज इक्वल टू 2/2 स्मॉल m बाई कैपिटल M गामा 1, या गामा 1 बराबर माइनस m/2m गामा 2। बात एक ये, और जब नीचे वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई करूंगा इससे और 0 के बराबर रखूंगा तो ये वाली मिलेगी, ये कैंसिल हो गया, यानी गामा 3 इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल M/2m गामा 2। ध्यान से देखो ये दोनों टर्म एक जैसी हैं, तो ये कह सकते हो गामा 1 बराबर गामा 3। कॉपी पे पेन चलाओगे तभी मिलेगा आपको कुछ बेनिफिट, अदरवाइज कार्बन से कुछ नहीं मिलेगा। यही आ रहा है? जी सर। इसका मतलब क्या हुआ, गामा 1 बराबर गामा 3, यानी पहली और थर्ड टर्म सेम होगी, और बीच वाली क्या होगी, या तो गामा 1 की वैल्यू डाल दो या फिर गामा 2 की वैल्यू डाल दो, गामा 3 की, तो क्या आएगी? हो गया सर। इसका मतलब यही आएगी गामा x3। अगर ऊपर नीचे वाली टर्म को गामा गामा लिख लूं तो बीच वाली गामा टाइम्स 2m अपॉन कैपिटल M माइनस का। फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझाए हैं तो क्या होगा भाई, ओमेगा 1 वाली टर्म अंडर रूट k बाई m है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस अभी बता ही दिया था, आपके सामने भी है। ओमेगा 2 वाला ट्रांसलेटरी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी आपके सामने है। ओमेगा 3 वाला दिखा रहा है कि दोनों, पहला वाला इधर की तरफ को, दूसरा वाला भी इधर की तरफ, तीसरा वाला इधर की तरफ को, और बीच वाला जो है वो दूसरी डायरेक्शन में दिख रहा है साफ साफ। नहीं, एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, मतलब एक दबेगा दूसरा खुलेगा, दूसरा दबेगा पहला खुलेगा, पहला दबेगा दूसरा खुलेगा, इस तरीके से चलेगा ये सिस्टम। और मैंने ये यहाँ पे ये रेस्ट की जगह पे लिखा वॉल, तो इट इज बिहेव्स लाइक ए बॉल। जब रेस्ट है तो ये बॉल की तरह बिहेव कर रहा है, केवल यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए स्मॉल m आ रहा है। समझ पा रहे हो कहानी? बेटा लिख लो आप लोग, ज्यादा अच्छा ही रहेगा। अच्छा, ये एक स्पेशल केस करवा दूंगा इसके बाद। सर लास्ट स्लाइड एक बार और बता दीजिए। सर इससे पहले वाली साइड एक बार और बता दीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ओके सर। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ सारी स्लाइड्स जो मैंने अभी तक दिखाई हैं, जो लोग लेट ज्वाइन किए।
बेटा कुछ लोगों का वीडियो ऑन है क्या? नहीं सर। वीडियो ऑफ कर लें हाँ सर, बार बार पॉप हो रहा है। वीडियो ऑफ कर लें आप लोग। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के लिए बी माइनस ओमेगा स्क्वायर टी को 0 रख लिया, सॉल्व कर लिया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 की ये वैल्यूज आ गई। ओमेगा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर या नॉर्मल मोड निकाल लिया, जैसे आप लोगों ने मैथमेटिक्स में निकाला होगा। ऐसे ही ओमेगा 2 के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड निकाल लिया, ऐसे ही ओमेगा 3 के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मोड निकाल लिया, और तीनों को समराइज करके यहाँ मैंने लास्ट में लिख दिया। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है? यहाँ पे स्पेशल केस एक कर देता हूँ जिससे कि आप लोग ध्यान रखें। एक मिनट। अब ये एक मिनट, तो ये डायग्राम तीनों समझा देना। डायग्राम बेटा इसको देख कर लिखेंगे। ये बता रहा है पहला वाला डिस्प्लेस कितना हो रहा है अल्फा, दूसरा वाला डिस्प्लेस नहीं हो रहा इंटायर मोशन में, और तीसरा वाला माइनस अल्फा मतलब उल्टी डायरेक्शन दिख रहा है साफ साफ। ऐसे ही दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, पहला वाला बीटा, दूसरा वाला बीटा, तीसरा वाला बीटा दिख रहा है साफ साफ। और तीसरे वाले में दिख रहा है पहला वाला गामा, तीसरा वाला गामा, और बीच वाला उल्टी डायरेक्शन में 2m/m गामा दिख रहा है। हाँ सर, बस इतना सा कहने का मतलब है। सर इधर लास्ट वाले में आपने जो मिडिल में जो बड़ा वाला एरो दिया है, क्योंकि इसका वैल्यू ज्यादा है इसलिए। अब ये तो वैसे डिपेंड करेगा कौन सा मास ज्यादा है कौन सा कम है, लेकिन मैंने 2 को देखते हुए बड़ा बना दिया है, ठीक है ना? इट मे बी पॉसिबल कि जो मैंने एरो बनाया हो वो ठीक ना बना हो। इट इज लाइक CO2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो आप, इसलिए इस तरीके का सिस्टम दिया, इधर दोनों सेम है और बीच वाला अलग है। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या किया है, केवल मोशन को अलोंग एक्स एक्सिस कन्फाइंड कर रखा है। अगर मैं ये रेस्ट्रिक्शन हटा दूं तो कई तरीके से ऑसिलेशंस हो सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकता है। वाइब्रेशनल मोड्स कई सारे हो सकते हैं, आपने सुना होगा वाइब्रेशनल मोड्स के बारे में। कल मैं आप लोगों को क्लास के एंड में बता भी रहा था कि हर मॉलिक्यूल की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल मोड के साथ, उसके कई सारे नॉर्मल मोड्स होते हैं, कई सारे वाइब्रेशनल मोड्स होते हैं, जिनसे वो हमेशा ऑसिलेटरी मोशन करता रहता है। उस ऑसिलेटरी मोशन में कुछ मोड्स रमन एक्टिव होते हैं और कुछ मोड इंफ्रारेड एक्टिव होते हैं, IR एक्टिव। सुना है आप लोगों ने ये बातें? जो रमन मोड होते हैं वो रमन में दिखाई देते हैं। रमन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो रमन शिफ्ट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ ये बताता है, सिग्नेचर होता है बेसिकली मटेरियल का। एक यूनिक फ्रीक्वेंसी के रमन मोड्स होते हैं किसी मटेरियल के अंदर। जैसे आप लोगों को बताऊं, सिलिकॉन अगर देखें आप अगर बल्क सिलिकॉन लें तो बल्क सिलिकॉन में एक शार्प पीक आती है जिस रमन में 520 सेंटीमीटर इनवर्स पे। किसी ने कभी रमन देखा है? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से रमन स्पेक्ट्रा वगैरह निकाला हुआ देखा हो कभी? नहीं देखा है तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, मेरे पास है पड़े कई सारे, क्योंकि मेरा जैसे ये दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ। हाँ सर, एटॉमिक में आज ही पढ़ाया गया ये चीज़, तो आप लोगों को ये रियल स्पेक्ट्रा भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने शायद नहीं देखे होंगे। तो ये जैसे सिलिकॉन नैनो वायर्स के हैं ये रमन, ये जो दिख रहा है ये वाला, ये बल्क सिलिकॉन का। बल्क सिलिकॉन और सिलिकॉन नैनो वायर में ये एसिमेट्री का फर्क होता है, और शिफ्टिंग भी आप देख रहे होंगे। ये लगभग 520 के करीब आ रही है, ठीक है ना? ये देख सकते हैं आप 520 के करीब आ रही है। ये 519 कुछ लिखा हुआ है। ये पूरी स्क्रीन आपको दिख रही है ना? ये 520 दिखाई दे रहा है ना? ये सर दिख रहा है। तो ये जैसे सिलिकॉन का है, कोई भी सिलिकॉन का मटेरियल होगा ये पीक जरूर आएगी, चाहे वो इसके नैनो स्ट्रक्चर्स हो, चाहे वो बल्क सिलिकॉन हो, ये पीक आएगी। ऐसे अगर कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह का आपको दिखाऊं, एक मिनट रुक जाए। जैसे एक और दिखाता हूँ आप लोगों को, ये कार्बन नैनो ट्यूब का रमन है। इसमें 1350 के करीब और 500 1592 90 के बीच में 1580 के करीब पीक आती है। तो अगर कार्बन का कोई भी मटेरियल होगा, चाहे वो कार्बन नैनो ट्यूब हो, चाहे वो कार्बन ग्रेफीन हो, इवन ग्रेफीन में भी ये पीक्स आपको मिलेंगी। तो बेसिकली जैसे हर किसी का सिग्नेचर होता है ना, आप लोगों के सिग्नेचर आप समझते हैं ना? सिग्नेचर मतलब आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन। तो वैसे ही मटेरियल का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि आप लोग पकड़ सकते हो रमन से और इंफ्रारेड एक्टिव स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो वो हम सब लोग रिसर्च वगैरह के दौरान करते हैं। आप लोगों को भी मौका मिलेगा आगे किसी भी मटेरियल पर काम करने के लिए, तो आप लोग वहाँ पर देखेंगे कि केवल एक ही तरीके के नहीं, बहुत तरीके के मोड्स, वाइब्रेशनल मोड्स हो सकते हैं। यहाँ पर मैं बात क्लासिकली कर रहा हूँ और बता के कर रहा हूँ कि मोशन कन्फाइंड है एक्स एक्सिस के अलाउ,
लेकिन अगर ये कन्फाइंड नहीं होगी तो इसमें बहुत सारे मोड्स हो सकते हैं। और आप लोगों ने क्या एक फार्मूला पढ़ा है कितने रमन एक्टिव मोड होते हैं, कितने इंफ्रारेड एक्टिव मोड, कुछ पढ़ाया गया इस तरीके का? 6n-1 6n-2 कुछ इस तरीके का फार्मूला किसी ने पढ़ा? सर एमसीए में पढ़ा था, अभी तो याद नहीं। पढ़ा था। तो मतलब कुल मिला के आपके मतलब लैटिस में कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सब डिस्क्राइब करे जाते हैं। खैर ओवरऑल मेरा कहने का सिर्फ इतना मीनिंग है कि वाइब्रेशन इसी का ब्रॉड अगर रूप ले लो तो वही एटॉमिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है, कल मैंने आपको 2 का करवाया था, आज 3 का करवाया, अभी इसमें 4 लगा दूंगा, 4x4 की मैट्रिक्स बनेगी, 4 हो जाएंगे, है ना। तो जिस तरीके से मैं इसकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनाऊंगा तो उसी तरीके से इसका मोड्स भी बढ़ जाएंगे और फ्रीक्वेंसीज भी इसकी बढ़ जाएंगी। तो नॉर्मल मोड क्यों कहते हैं? पहली बात तो नॉर्मल मोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मतलब एक तरीके से नॉर्मलाइज्ड है। दूसरा, केवल यही फ्रीक्वेंसी से ये मोशन कर सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने एक ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में सुना होगा, सुना क्या? इवन देखा भी होगा ट्यूनिंग फॉर्क, सभी ने देखा है किसी ने? यस सर, साउंड के लिए यूज होता है सर, साउंड वाले एक्सपेरिमेंट में। और ट्यूनिंग फॉर्क की खासियत होती थी, कुछ ये बता सकते हो क्या खासियत होती है? ट्यूनिंग फॉर्क एक पैड पर मारा जाता था, याद हो? यस सर। तो वो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करता था जो वो उतनी होती थी जितनी वो आप मारोगे तो भी उतनी निकलेगी, कोई और मारेगा तो भी उतनी निकलेगी। ये बात मानते हो नहीं? हाँ सर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते थे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होते थे ना। मतलब इनकी मैन्युफैक्चरर ने इस तरीके से इनको बनाया कि अगर ये 256 हर्ट्ज का अगर है तो ये 256 हर्ट्ज निकालेगा, या फिर बहुत तेज पटक दोगे तो इसकी डबल सेकंड ओवरटोन मिलने लगेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक। तो ओवरऑल ये इसमें जब आप पैड पे मारते हो तो इसकी मोशन देखिए आप लोग कैसा होता है, कभी आप लोग ध्यान से देखना मौका मिले तो। एक बार में ये दोनों इधर जाएंगे और उसके बाद दूसरी बार में इधर वापस आएंगे। हाँ सर। या फिर ऐसा तरीका आप लोगों ने देखा होगा, एक बार में ये ऐसे जाएंगे और फिर एक बार में अंदर आएंगे। बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। एक साथ खुलेंगे, एक साथ बंद होंगे। इसमें क्या है, एक साथ आगे को जाएंगे, एक साथ पीछे को आएंगे। ध्यान से देखो, कल वाले मोड याद हो तो जिसमें 2 पार्टिकल थे, उनमें भी तो यही हो रहा था, एक साथ या तो इधर जा रहे थे दोनों, या फिर एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे। याद हो नॉर्मल मोड्स क्या क्या थे? एक था बीटा बीटा और एक था अल्फा माइनस अल्फा। याद आ रहा है किसी को? यस सर। गरिमा बेटा अपनी वीडियो ऑफ कर दो प्लीज। ठीक है, तो हर किसी की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है जिससे वो ऑसिलेट करता है ना। तो बस यही आप लोगों को समझना है, इतना ही, ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी भी सिस्टम को फ्री छोड़ते हो ऑसिलेट करने के लिए, तो वो ऐसा नहीं किसी भी मैनर में करने लगता। वो जिस मैनर में करता है उस पर्टिकुलर मैनर को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मोड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैनर हो सकते हैं, आइदर दिस वे, आइदर दिस वे, दिस वे और दिस वे। इट डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन में। और पिछले केस में 2 तरीके से कर सकता था। ऐसे ही मैं अगर पहले तो स्पेशल केस पूरा कर देता हूँ कि अगर सिस्टम में तीनों मास बराबर हो जाए, क्योंकि आप लोग याद रखो ये चीज जरूरी भी है, तीनों मास बराबर हो जाए तो बताओगे क्या होंगी नॉर्मल फ्रीक्वेंसीज? जो मैंने एग्जांपल दिया वो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आप लोग अभी उसको अभी छोड़ दें, आगे बढ़ें। आगे 1-2 और प्रॉब्लम्स आएंगे, उनमें समझ में आ जाएगा। अंडर रूट k/m, ω2 तो 0 ही था, ω3 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3k/m। तो ये याद रख लेना। और अगर आपसे मैं कहूँ इसका नॉर्मल मोड क्या होगा? अल्फा 0 माइनस अल्फा, x2 क्या होगा? बीटा 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 बीटा, और x3 क्या होगा? गामा -2 गामा -2 गामा। तो ये याद रख लेना आप लोग। हो सकता है आप लोगों को जल्दी सवाल करने को एक डायरेक्ट मिल जाए तो आप लोग जल्दी कर लें। कमेंट में जरा देखें, पहला ही क्वेश्चन देख लें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लीनियर सिमेट्रिक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ मास 1, 2 and 1 connected by spring of unit force normal modes of following non-zero frequencies। कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज आएंगी, कोई बता सकता है? ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। डी नहीं बेटा, 1, 2 और 1 है मास। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सी, ऑप्शन ए। अरे लगाओ ना बेटा, आपके पास तो है ना फार्मूला। आप लोग डायरेक्ट क्यों बता रहे हो मुझे उल्टे सीधे आंसर? इसमें लगाओ m की जगह 1 और कैपिटल M की जगह 2। स्मॉल m की जगह 1 डालो, कैपिटल M की जगह 2 डालो। कितना है? 1 यहाँ पे 1 डालो, यहाँ 2 डालो, कितना आएगा? रूट 2 आएगा। √2। तो अब कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन। सी सही हो जाएगा। सिंपल है ना। चलो कुछ क्वेश्चन जो गेट में आए हुए हैं वो देखते हैं, जो नेट में आए हुए हैं वो देखते हैं।
ज्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर फोकस करो आप लोग। आप इस क्वेश्चन में फोकस करो 13 नंबर, ये लेवल 1 का है। सर सी ऑप्शन a by m to the power 1/4 b ऑप्शन। कैसे निकाल रहे हो? सर मैट्रिक्स बना ली? यस सर, मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन। सर डी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन। चलो बेटा ठीक है, बात आप लोगों ने निकालिए, बाकी लोगों को बता देता हूँ मैं। काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बताओगे आप लोग, देखकर लैग्रेंजियन आपको गिवन है तो m/2 बेटा बोलो, m/2 0 0। और जब आप लोग नेट का एग्जाम में हो तो डायरेक्ट ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लिया करो वहीं पे, ठीक है। और आप बताओगे v की मैट्रिक्स क्या होगी? 0 0 माइनस के बाय 2। माइनस या प्लस? थोड़ा गलती कर रहे हो। हाँ सर प्लस क्या a/2 या k/4? k/4 सर। k/4 k/4 समझ गए ना बात को? ये t है और ये b है, माइनस साइन छोड़ो, माइनस साइन तो लैग्रेंजियन में होता ही है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो फॉर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी क्या करोगे? v माइनस ओमेगा स्क्वायर t 0 के बराबर रखोगे तो v माइनस ओमेगा स्क्वायर t मतलब 0 में से माइनस m ओमेगा स्क्वायर गया, 0 में से माइनस m ओमेगा स्क्वायर हो गया, k/2 k/4 में से k 0 गया, k/4 में से 0 गया, बराबर 0। यही तो आएगा। तो ये हो गया m स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 बटे 4 माइनस k स्क्वायर बाई 16। तो ये 4 4 जा 16, तो ओमेगा इक्वल टू यहाँ से कितना आ गया? अंडर रूट k अपॉन 2m। यस सर। एक बार स्क्वायर रूट लोगे तो 2 आएगा और एक बार लोगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी सही बनेगा। डी सही हो जाएगा। आप लोग करो, पेन चलाओगे खुद ब खुद आंसर मिलेगा। सर एक चीज था सर, हाँ सर हम लोग अगर x1 और x2 को अगर सर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे सर, मतलब x1 को पकड़ लिया y1 प्लस y2 और x2 को पकड़ लिया y1 प्लस y, उस हिसाब से अगर करेंगे तो मास का जो आइडिया है तो इधर से तो आ ही जा रहा है, 2m हो रहा है। नहीं समझे, फिर से बोलो। मतलब अगर x1 को हम लोग और एक जनरल कोऑर्डिनेट ले लेते हैं y1 माइनस y2 या y1 प्लस y2 कोई भी, और x2 का अगर y1 माइनस y2 ले लेते हैं, हाँ अभी अगर हम लोग इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये जो पोटेंशियल वाला जो टर्म है इसको हम लोग जो नॉर्मल जो हाफ kx स्क्वायर का जैसे टर्म में हम लोग लिखते थे उसी टर्म में आ जाएगा। तो उधर से हम लोग मतलब आ इसका जाएगा आइडिया क्या? नहीं आएगा। x1 x2 करोगे तो क्या आ जाएगा? y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा हाँ उधर से सर एक प्लस प्लस करेंगे बेटा, ये सब क्या है ना, देखो बातें हैं, सब तरीका यही है। और शॉर्टकट होगा जरूर बताऊंगा मैं आपको, यहाँ पे एक शॉर्टकट लग नहीं पाएगा। इसका एक शॉर्टकट ये है कि इसकी लैग्रेंज आयलर इक्वेशन लिख लो और फिर उन कपल्ड इक्वेशन को सॉल्व करो, तो बात वहीं आएगी। कहीं ना कहीं हिडन इसके पीछे चल क्या रहा है? कपल्ड इक्वेशन का सोल्यूशन ही तो चल रहा है। बात समझ रहे हो? अगर ये सॉफ्टवेयर है एक तरीके, तो सॉफ्टवेयर के पीछे जो पैकेज चल रहा है वो वही तो चल रहा है, कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ूं? किसी और का डाउट भी आएगा तो बिल्कुल लिया जाएगा, और जो भी दिल में आएगा वो बोलेंगे। जैसे कोई भी बात आएगी तो आप लोग पूछेंगे लोग। अच्छा यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी आप लोगों को, है ना? जरा एक बार आपको बताता हूँ मैं दूसरे तरीके से कि अगर मान लीजिए लैग्रेंज आयलर इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? लैग्रेंजियन पता है? हाफ m है क्या? नहीं है? यस है। ठीक है ना? ठीक है बेटा, आप मुझे बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी फॉर x1? m x1 डबल डॉट माइनस 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 प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा? k/2 x2 इज इक्वल टू 0। यही तो हो जाएगा। अरे ये दिख रहा है सही? नहीं यस सर। हाँ सर सही है। और ये वाली इक्वेशन ये हो जाएगी जो आप कह रहे हो ना, वो ये कैसे आएगा वो मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसको सम करोगे, जब इनको ऐड करोगे, अब ये दो इक्वेशन है, आपको इनको सॉल्व करना है, तो आप दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने से क्या होगा? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दो, तो आपके पास आ जाएगा m x1 डबल डॉट प्लस m x2 डबल डॉट। तो उसको मैं लिख ले रहा हूँ y डबल डॉट प्लस, या फिर मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ x प्लस, ठीक है, प्लस k/2 x प्लस बराबर 0। ठीक है ना? और अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से घटा दूं तो मेरे को मिल जाएगा mx माइनस डबल डॉट प्लस k/2
एक्स माइनस बराबर 0। यहाँ पर क्या है, एक्स प्लस क्या लिखा है मैंने, x1 प्लस x2 को, और जो x2 लिखा है, x माइनस लिखा है वो x1 माइनस x2 को। ठीक है, यहाँ तक नहीं बेटा, यही बात बोल रहे थे शायद आप, किसी को बता दिया, बढ़ा दिया मैंने आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि x1 x2 भले ही सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कर रहे हो, लेकिन उनका सम और उनका डिफरेंस जो है वो सिंपल हार्मोनिक कर रहा है ना। तो जो इनके सोल्यूशन आएंगे वो फ्रीक्वेंसी क्या दिखा रहा है, इन दोनों को देखकर ही आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, √k/2m। जो इनके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स, इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। मैं इसको और भी इलैबोरेट करूंगा, आप लोग चिंता ना करो, अभी क्वेश्चन आने दो। इनको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो बेटा ये है मतलब आप लोग जो बोलना चाह रहे हैं। अभी जिस बच्चे से बात हो रही थी मेरी, वो समझ रहा है बात को क्या कह रहा हूँ? हाँ सर एकदम सर। यही कहना चाह रहे हो, लेकिन आप दूसरे तरीके से। हाँ। ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो करा आपने वो क्या किया, कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन किया। अब देखो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे आप, जरा थोड़ा सा फिर आपके दिमाग में एक बात हो सकती है कि चलिए आपने ये बोल दिया और ये बोल दिया, इससे कैसे आपने ये बोल दिया। आपका अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भाई ओमेगा की वैल्यू √k/2m आ गई, क्या मतलब हुआ इस बात का, थोड़ा और इलैबोरेट करो। तो चलो थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इससे सीखने को मिलेगा। और एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो जस्ट में इससे भी रिलेटेड आएंगे, तो ये पार्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने ये इंक्लूड कर दिया। हालांकि आगे भी कई क्वेश्चन में लगाऊंगा मैं। आप मुझे बता सकते हो इक्वेशन नंबर 4, अगर मैं से 3rd और 4th डाल दूं, ये इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, कैन यू टेल मी द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 3? क्या आप मुझे इक्वेशन नंबर 3 का सोल्यूशन बता सकते हो? अरे बेटा सिंपल है ना। अरे इसको ऐसे लिख लूं, नहीं लिख सकता हूं ऐसे? ठीक है आपको? तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 और 4 मुझे साफ साफ दिख रहा है, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, कैसा होगा? ऐसा, और x माइनस का ऐसा। अरे साइन में भी लिख सकते हो, कोसाइन में भी लिख सकते हो, e की पावर आयोटा में भी लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू, कैसे भी लिख लो। क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। और इसको अगर वापस उस सिंबल को वापस लेके जाओ तो इसको क्या लिख सकते हो? सही है। अब ये आ गई इक्वेशन नंबर 5 और 6। इक्वेशन 5 और 6 को जोड़ दो जरा। आप कहोगे पता नहीं कहाँ लिखा रहे हो आप, जोड़ो जरा। तो क्या आएगा, x1 2 टाइम्स x1 इज इक्वल टू, क्या गलत तो नहीं लिख दिया? देखना जरा। नहीं सर सही है। सही है। और इक्वेशन 5 में से 3 को घटा दो, सॉरी 6 को, तो क्या आ जाएगा? देखो ये सही लिखा हुआ है कि नहीं? ठीक है ना? यहां से भी आप देख सकते हो कि x1 कोऑर्डिनेट जो है वो किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, और x2 कोऑर्डिनेट भी किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी से। मैंने कहा इक्वेशन 5 और 6 को जोड़ दोगे तो x2 कैंसिल हो जाएगा। 5 और 6 कैसे आई बताना। 5 और 6 कैसे आई भाई? इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आप लोगों को कई बार बता चुके हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस में, साइन में, या कॉम्बिनेशन में, ऐसे तो लिखोगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये हुआ इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब आपको 4 बाउंड्री कंडीशंस चाहिए, ए बी और φ1 φ2 की वैल्यू निकालनी है, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन हाँ, इन सब बातों के बाद ये पता चल गया कि x1 कोऑर्डिनेट जो है वो φ1 से ओमेगा से ऑसिलेट कर रहा है, तो इसमें ओमेगा वाला टर्म है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो ओमेगा तो आएगी, इसका अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी आएगी। सिमिलरली x2 भी अगर ग्राफ प्लॉट करोगे t वर्सेस x2 तो ओमेगा ही फ्रीक्वेंसी आएगी। क्लियर हुई बात नहीं? और ओमेगा कितना है?
अंडर रूट के बाई 2m। तो आंसर कितना होगा? अंडर रूट के बाई 2m। आप बोलो। सर ये मेथड तो समझ में नहीं आया बिल्कुल। हम्म, मेथड तो नहीं समझ में आया सर। मेथड मैंने कुछ किया थोड़ा ही है। लैग्रेंज आइलर इक्वेशन से जो डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आप ऐसे सॉल्व कर लोगे अकेले? ये देखो ये दोनों, नहीं इनको बोलते हैं कपल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है? कपल्ड है, मतलब x1 में x2 इन्वॉल्व है और x2 में x1 इन्वॉल्व है। अब इनको डायरेक्टली तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो अब आप क्या ढूंढोगे? इनके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स। तो इनके जरिए क्या हो सकते हैं? जोड़ दो और घटा दो। जोड़ने और घटाने से क्या होगा? आपको एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जिसका आप सोल्यूशन आराम से लिख पाओगे। वो ये मिली और इनके सोल्यूशन आपने लिख लिए। अब सोल्यूशन निकलिए x प्लस और x माइनस के, यानी x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2 के बारे में पता चल गया। अब आप इससे x1 x2 निकाल पाओगे। दो इक्वेशंस आपके पास है, तो दोनों को जोड़ दिया और घटा दिया, तो आपको x1 के बारे में पता चल गया और x2 के बारे में पता चल गया। सिंपल तरीका है। ओके अभी एक दो और क्वेश्चन आएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है? फिलहाल आपके जितना समझ में आया उसमें तसल्ली रखें और अगले क्वेश्चन का इंतजार करें, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखें। टू masses 3m and 2m are suspended vertically by identical springs of spring constant K. The mass 2m is suspended from the mass 3m. जैसा दिखा हुआ है वैसी पिक्चर है, ठीक है? If only vertical motion is permitted, the frequency of small oscillation of this system are. फ्रीक्वेंसीज बतानी है स्मॉल ऑसिलेशन की, तो इसके नॉर्मल मोड्स निकालने हैं। निकाल लोगे? नहीं करोगे? बता सकते हो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? 2 होगी ना सर? काइनेटिक एनर्जी बताओ। सही लिखा हुआ है मैंने? इससे काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स बताओ। 3/2m 1 0 0 बटा mm। सही है नहीं? मेरा पोटेंशियल एनर्जी बताओगे? पहली वाली कितनी होगी? आपके बाई 1 स्क्वायर, क्योंकि बाई 1 खिंच गया है। अब दूसरा वाला y minus y1 का होता है। से पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स बनाओ जरा फटाफट। जगह कम है तो इसको यहीं पे थोड़ा कन्फाइन कर देता हूँ। बाई 1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? k। और y2 स्क्वायर का कोफिशिएंट है k/2। एम आई करेक्ट? और y1 y2 का कोफिशिएंट है -k, तो -k/2 -k/2। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स है। फटाफट आइगन फ्रीक्वेंसी निकालें। अभी पीछे वाली स्लाइड भी दिखा रहा हूँ बेटा, सॉल्व करें। b माइनस ओमेगा स्क्वायर t इज इक्वल टू 0। सॉल्व करके आंसर बताएं क्या आ रहे हैं, गलती मत करना। सर ये k/4 नहीं आएगा? k/4 कहाँ पर? ये y1 y2 y1 y2 का कोफिशिएंट कितना है? ये आया -y1 y2 k/2 b में, तो ये k/4 नहीं होगा? बेटा a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? सर सही है सर। ये नहीं होता है, ये होता है, सर बाय मिस्टेक तो आएगा। चलो बताओ मुझे आंसर फटाफट, देर नहीं करनी है बिल्कुल। अंडर रूट k/m अंडर रूट k/6 अंडर रूट k/m अंडर रूट k/6 k/6m। कहीं है कोई ऑप्शन? ए में ऑप्शन ऑप्शन बता बेटा। k/m k/6m ऐसा है? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए। ओमेगा बना रहा है अंडर रूट k/m एंड ओमेगा 2 आ रहा है अंडर रूट k/6m। देख लो चेक करके। ठीक है, यहाँ तक नहीं। बहुत सारे लोगों का ये कैलकुलेट भी नहीं हो रहा होगा जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। जिनका नहीं हो रहा होगा वो खुद ही करेंगे, इस उम्मीद में मत रहना कि मैं करवाऊंगा।
पूजा यादव है यहाँ पे? पूजा यादव, पूजा, पूजा शर्मा, पूजा शर्मा, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? नहीं दे रही है। पूजा जहांगीर, हाँ बेटा, हुआ आपका ये वाला? अच्छा, पूरन सिंह, आर यू देयर? पूरन सिंह, यस सर। हुआ बेटा ये आपका? सर बस होने वाला है। करना है बेटा? यस सर। रेखा यादव, रेखा यादव है यस सर। बेटा? आंसर आया आपका? सर थोड़ा सा बैठना नहीं है, बिल्कुल करते जाना, ठीक है? यस संध्या सिंह, सर कर रही हूँ मैं उसको सॉल्व। ठीक है ठीक है। धनंजय वर्मा, धनंजय वर्मा, योगिता, योगेश, यस सर हो रहे हैं। हो रहा है। यस सर। विवेक सिंह, विवेक सिंह, बेटा मैं और कुछ नहीं पूछूंगा, केवल यही पूछूंगा कि आपका हो गया या नहीं, लेकिन अगर आप हैं तो अपने आप को अनम्यूट करें। विवेक सिंह, कुछ लोग केवल ऑन कर लिए हैं और सुन भी नहीं रहे, मतलब। विनय शर्मा, विनय शर्मा, विकास शर्मा, नहीं है कोई भी यहाँ पे। सुब्रत, हाँ जी सर। अच्छा लाइब्रेरी में कुछ लोग बैठे हुए। हो गया। चलिए बेटा ठीक है, आप लोग अटेंटिव रहे क्लास के अंदर, केवल इसीलिए आप लोगों के नाम पुकारे जिससे कि अटेंशन आपकी दिखे। सभी लोगों के ये आंसर आ गए? कोई ऐसा तो नहीं है जिसका ये निकल नहीं रहा हो? सर बी की मैट्रिक्स में स्टार्टिंग में सर के केवल कैसे होगा? क्या हुआ? सर जो बी की मैट्रिक्स है सर बैक स्लाइड में है। बी की मैट्रिक्स दिखाऊं आपको? यस सर। स्क्रीन दिख रही है? जो आप अभी क्वेश्चन करा रहे थे सर उसकी बी मैट्रिक्स देखनी थी। सर आप अभी क्वेश्चन करा रहे थे उसकी बी मैट्रिक्स देखनी थी सर। नहीं मैं यही क्वेश्चन, ये वाला ना? हाँ सर यही स्लाइड। हाँ बेटा इस पे भी बनी हुई है, देखो इस पे सर लिखी मैं हुई है पूछी थी स्टार्टिंग में सर के कैसे आया है? बेटा। y1 का y1 का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ भी है और एक यहाँ से भी आएगा ना, y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट, y1 स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों जगह से आएगा, और दोनों जगह से आएगा तो k/2 प्लस k/2 हो जाएगा k। क्या गलत है? क्लियर हो गया बेटा? नहीं सर हो गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आप लोग बताएं मुझे मैट्रिक्स के बारे में। टी की मैट्रिक्स आप डायरेक्ट बनाएं, अब टी भी नहीं लिखूंगा मैं, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। हाँ बताएं, टी की मैट्रिक्स में पहला टर्म क्या आएगा? m/2। हाँ m/2। स्क्वायर m/2। अच्छा, और ओमेगा स्क्वायर आएगा, है ना? यस m/2। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक मिनट रुको, पहले मेरी बात तो सुनो। 2 ओमेगा स्क्वायर आएगा और 0 0 आएगा, यही तो आएगा। और v की मैट्रिक्स अगर देखूं तो क्या क्या आएगी? 5/4 के। ठीक है। 2 माइनस के। के भी आएगा माइनस माइनस के भी जाएगा जी। मतलब मैं थोड़ा शॉर्टकट में कह रहा हूँ, जब आप लोग नेट का एग्जाम करेंगे तो उसमें के भी मत लिखो, एम भी मत लिखो, क्योंकि वो तो आएगा ही। नहीं समझ रहे आपको, फिर ये बड़ा सरल लगेगा, ये मेरा मतलब है। इन शॉर्ट आप के को और एम को भूल जाओ, उससे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी चीजें सॉल्व कर पाओगे। जैसे आप पजल नहीं होगे। 5/4 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 -1 -1 2 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, यही तो आएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये भी और आसान हो जाएगा। ठीक है, अब खोल लो, थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। ओमेगा की वैल्यू बता दो कितनी आएगी, करो सॉल्व। नंबर आएगा, के और एम नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो ये मतलब मैं तो आपको बता रहा था कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एम लिख लो।
ओमेगा के रूट्स क्या आएंगे? एक बात तो कंफर्म है, अगर आप लोग थोड़ा मैट्रिक्स के बारे में जानते हो, डिटरमिनेंट के बारे में, इसमें अगर कॉलम C1 में C2 जोड़ दो तो एक जैसा बन जाएगा। ध्यान से देखो, C1 और C2 जोड़ दो तो एक रूट तो मुझे दिख ही रहा है। सर वहाँ माइनस के की जगह 4 होगा क्या नीचे भी? ये 4 के 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था ना, इसलिए आ गया। और यहाँ नीचे वाले में अच्छा डिटरमिनेंट में अगर एक रो से मल्टीप्लाई करते हैं तो k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। बचेगा क्या? 1 1 माइनस 4k 2k माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर। सरल हो गया ना थोड़ा? तो एक तो ओमेगा का रूट कितना आ गया? अंडर रूट k/2m। कितने में है ये? पहला और अंतिम वाले में दिख रहा है। दूसरा रूट क्या आएगा? सर 3k/2 3k/m 3k/m। यस सर। साफ दिख रहा है, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस देख लो सॉल्व करके। आवाज ना करो। फिरोज अली म्यूट कर लो भाई। एक बार ब्लैक साइड आना। क्या यहाँ तक किसी को कुछ मुझसे पूछना है? मैं अगले सवालों की तरफ बढ़ता हूँ। सर हाँ बेटा। सर ये मुझे वी में 1 2 और 2 1 की पोजीशन समझ नहीं आ रही है, कैसे लिखते हैं? 1 2 और 2 1 मतलब ये मैट्रिक्स में वी मैट्रिक्स में जो 1 2 और 2 1 की का कोफिशिएंट ढूंढो। x1 x2 का कोफिशिएंट जो भी आए उसको आधा इस पोजीशन पे और आधा इस पोजीशन में रख दो। ओके सर। सिंपल बात है बिल्कुल। ठीक है, डायरेक्ट बेटा आगे करेंगे तो बताएंगे आपको। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। हम लोग शायद 19 क्वेश्चन किए ना, ये क्वेश्चन मैं गिन नहीं रहा हूं। अगला हेडिंग लिखिए डबल पेंडुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार लगभग सवाल आता था पहले, अभी तो नहीं आया है कुछ बार से, लेकिन आ सकता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आते तब तो हर साल आता था इससे क्वेश्चन। डबल पेंडुलम कोशिश तो पूरी करूंगा आप लोगों को समझाने की, इसमें मतलब फिगर सही बनाने की। बाकी आप लोग थोड़ा देखते रहना, गलती हो तो बताना। कोई बताएगा इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो? 2 होगी सर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी, और जनरलाइज कोऑर्डिनेट कम से कम 2 तो चाहिए ही होंगे। एक ये और एक ये, है ना? चलिए, अच्छी बात है। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने बताया 2, जनरलाइज कोऑर्डिनेट मैंने लिख लिया θ1 और θ2। अब जरा मुझे काइनेटिक एनर्जी लिख के बताओ फटाफट, कितनी होगी? सर लेंथ सेम है दोनों की। हाँ, ये थोड़ा सा मैं आसानी के लिए आपको लेंथ भी सेम मान ले रहा हूँ और मास भी सेम, वरना बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन हो जाएगा ये। सर अगर लेंथ जो है डिफरेंट होता, क्या ये इसकी जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ अलग हो सकती है? अब भी वही होगी, लेंथ कुछ भी हो, ये तो थोड़ा आसानी के लिए कर लिया। बाकी लेंथ कुछ भी हो, मास कुछ भी हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 ही हो। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका या तो आप फिर उसी तरीके से करो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, डॉट करो, स्क्वायर करो, ऐड करो, वो तो आप लोग कर ही लोगे, है ना? थोड़ा शॉर्टकट बता देता हूँ, एक शॉर्टकट बता दूं या फिर करूं वैसे ही? सर दोनों मेथड बता दूं। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओगे? x1 x2 क्या होंगे? x1 y1 क्या होंगे? x1 होगा l θ1 मतलब l sin θ1, l sin θ1 माइनस l cos θ1, और इसके l sin l sin θ1 θ2 प्लस l sin θ2 l sin θ1 प्लस l sin θ2 कॉमा माइनस l cos θ1 माइनस l cos θ2, है ना? हाँ सर।
डॉट करोगे, स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे तो कर नहीं लोगे ये, इसमें तो कोई नई चीज नहीं है ना, जैसे पहले करवाया। शॉर्टकट वाले से बता दे रहा हूँ। यस सर, हो जाएगा। तो आप लोग बुक में भी हो देखिए। जाएगा सर। जरा आप मुझे बताओ कि वेलोसिटी इसकी डायरेक्ट नहीं बता सकते क्या? इस लॉन्ग कट के अलावा क्या डायरेक्ट नहीं पता लग सकती कि ये वेलोसिटी कितनी होगी? भाई ये सर्कुलर मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन की टेंजेंशियल मोशन का वेलोसिटी कितनी होगी? एल थीटा नहीं होगी। और ये वेलोसिटी इसके नीचे चूंकि टंगा हुआ है तो इस पे भी हावी होगी ना। एल थीटा 2 डॉट, सॉरी थीटा 1 डॉट होगी कि नहीं? होगी जी। हाँ सर, होगा होगा। होगी ना। और जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ये मैं थोड़ी देर के लिए हटा दे रहा हूँ समझाने के लिए। ये परपेंडिकुलर है इसके और ये इसके पैरेलल है। दिख रही है पैरेलल, अब थोड़ा सा अलग दिख रहा है ये इसके पैरेलल है इसके, ठीक है। और नीचे वाले के अंदर एक और वेलोसिटी होगी, ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक और वेलोसिटी होगी इसकी टेंजेंट के अलोंग, एल थीटा 2 डॉट, जो इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना। हाँ सर। ये दोनों वेलोसिटीज का जो वेक्टर सम होगा वही होगा इसकी वेलोसिटी। तो मुझे तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आंसर। पहले वाले की हो जाएगी हाफ एम एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, हो गई इसकी। तो दूसरे वाले की डायरेक्ट लिखूंगा तो हाफ एम एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2 एल स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, है ना। और कॉस इनके बीच का एंगल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, थीटा 1 माइनस थीटा 2। इनके बीच का एंगल कितना होगा? मींस मैं आप लोगों से ये वाला एंगल पूछ रहा हूँ। थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा ना। थीटा 1 माइनस थीटा 2 या थीटा 2 माइनस थीटा 1? तो सर जी कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। थीटा 1 थीटा 2 होगा। पिक्चर बना हुआ है उसके हिसाब से ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा ये बताओ, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं थीटा 2 माइनस थीटा 1, ये वाला एंगल कितना होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये थीटा 2 है, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1, तो यही वाला एंगल ये वाला भी एंगल होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो अगर इनमें अंतर अगर थीटा 1 माइनस थीटा 2 का है या थीटा 2 माइनस थीटा 1 का है तो उनके परपेंडिकुलर्स में भी डिफरेंस कितने का होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 का ही होगा। क्या सहमत हो इस बात से या फिर और इलैबोरेट करूं? और इलैबोरेट कर देता हूं। चलो आप मुझे ये बताओ, इसको अगर आगे जोड़ दूं ऐसे, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला अच्छा ये वाला कितना होगा? ये वाला बता दो, इसको बताओ। अरे 90 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 दिख रहा है नहीं? हाँ सर। और ये 90 दिख रहा है पीला वाला, तो ये कितना हुआ? थीटा 2 माइनस थीटा 1 ही तो हुआ। यानी L1 थीटा 1 डॉट और L2 थीटा 2 डॉट के बीच में एंगल कितना है? थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो यहाँ भी इतने का ही होगा। आप तो समझ में आ रहा है? चलो खैर, मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। इनके नहीं समझ में आ रहा, उनके पास दूसरा मेथड है। आ गया सर, आ गया सर समझ। और cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टी की मैट्रिक्स बनानी हो तो cos थीटा 2 माइनस थीटा 1 को क्या कर सकते हो? नेगलेक्ट फॉर स्मॉल ऑसिलेशन टी मैट्रिक्स लिखने से पहले आप बता दें इन दोनों के कोफिशिएंट कितने हो जाएंगे? ml स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ ml स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट थीटा cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 को 1 रख दिया।
फॉर स्मॉल ऑसिलेशन cos θ2 माइनस θ1 के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 रख दिया। अब इससे क्या होगा, क्वाड्रेटिक टर्म आपके पास है, काइनेटिक एनर्जी की मैट्रिक्स लिखनी है, लिख लोगे ml² यहाँ आ जाएगा, ml²/2 यहाँ आ जाएगा, और ml² का आधा यहाँ आ जाएगा और आधा यहाँ आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक? नहीं? यस सर। अब पोटेंशियल एनर्जी बता दो। पहले वाली कितनी हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का जीरो लेवल ये है माइनस mgl cos माइनस mgl cos θ1, और दूसरे वाले का माइनस mgl cos θ1 माइनस mgl cos θ1, ऐसे ही होगा। सॉरी θ2 सही लिखा हुआ है मैंने? नहीं? तो यहां से फॉर स्मॉल ऑसिलेशन cos θ1 को लगभग क्या लगा देंगे, उधर θ1 को क्या लगा देंगे, 1 माइनस θ1² अपॉन फैक्टोरियल 2, और cos θ2 को हम लगा देते हैं 1 माइनस θ2² अपॉन फैक्टोरियल 2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपकी बार, 1 क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर 1 लिख दिया ना तो सारे कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो कम से कम एक सिग्निफिकेंट टर्म तो लिखनी चाहिए, तो 1 माइनस θ1² लिखना पड़ेगा कम से कम। तो अगर मैं ऐसा करूंगा तो v कितना हो जाएगा, v हो जाएगा माइनस mgl 2 टाइम्स 1 माइनस θ1² अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस mgl 1 माइनस θ2² अपॉन फैक्टोरियल 2। सही लिखा हुआ है? नहीं? ये दो टर्म एक साथ कर लेंगे और ये वाली टर्म का अलग से लिख लिया। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी की मैट्रिक्स क्या होगी? θ1² का कोफिशिएंट कितना है, mgl, और θ2² का कोफिशिएंट और क्रॉस टर्म है नहीं, कांस्टेंट टर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी है पूछ रहे हैं तो बच्चे, तो भैया ये पिक्चर दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे। ये एल है और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। अगर ये एल है, ये θ1 है, तो ये एल कॉस θ1 नहीं, एल साइन θ1 होगा, और ये वाला एल कॉस θ1 होगा, ये वाला एल कॉस θ2 होगा। तो बताओ कि इसके डेप्थ कितनी है, माइनस mgl cos θ1, और इसकी डेप्थ कितनी है, दोनों का सम l cos θ1 प्लस l cos θ2, वही तो लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? नहीं? अक्षय सर ये मुझे एंगल्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। क्या बताओ? सर ये किस हिसाब से लिया, मतलब θ2 θ1 और ये 90 माइनस θ, ये सब ये एक बार बता दीजिए फिर से। चलो एक बार फिर से बनाता हूँ, बढ़िया सा और पिक्चर। एक बार सब लोग एक बार दोबारा देख ले। एक मिनट बेटा, नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ मैं, पहले एक बार ये क्लियर कर देता हूँ। इसी को एक्सटेंड कर देता हूँ आगे, ठीक है? और एक ये θ1 है और ये θ2 है। ठीक है? ये वाला एंगल कितना होगा, ग्रीन वाला, θ2 माइनस θ1। θ2 माइनस θ1। ठीक है? अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इसके परपेंडिकुलर तो होगी ना, ये रेडियस है एक तरीके से और ये इसकी टेंजेंट है, तो ये 90 डिग्री की होगी। तो ये वाला एंगल कितना बचा, 90 माइनस θ2 माइनस θ2 माइनस θ1। ये वाली वेलोसिटी चूंकि इसके नीचे लटका हुआ है, इस पे भी हावी होगी। ये l θ1 डॉट है और ये भी l θ1 डॉट होगा, और इसकी खुद की भी एक वेलोसिटी होगी क्योंकि ये झूल भी रहा है इसके नीचे और खुद भी हिल रहा होगा, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ये होगी l θ2 डॉट। अब l θ1 डॉट और l θ2 डॉट के बीच का एंगल निकालना है।
तो इसको और एक्सटेंड कर दो। ये अगर 90 माइनस एल 90 माइनस थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा तो ये वाला भी कितना होगा? 90 माइनस थीटा 2 सेम ही तो होगा। सेम ही होगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। और अगर ये 90 माइनस थीटा 2 और ये 90 डिग्री एंगल है तो ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 नहीं होगा। हाँ सर। तो समझ में आ रहा होगा? है? हाँ सर। अब आ रहा, ये रहने देता हूँ पिक्चर इसी में, तब समझ में आ जाएगा। आप अब ये बताओ मैट्रिक्स से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो आगे बढ़े, अदरवाइज मैट्रिक्स को दोबारा समझना। इस मैट्रिक्स से और इस मैट्रिक्स से सर पोटेंशियल एनर्जी बता दो दोबारा। बेटा बताए ना क्या चीज पूछनी है, इसमें बताओ आप। तो सर सेकंड के लिए है ना, तो पहला तो हो गया थीटा 1 वाला, एमजीएल cos थीटा 1 माइनस एमजीएल cos थीटा 2। बेटा माइनस बाहर ले लो, ठीक है, और ये वाला प्लस कर लो, एमजी भी बाहर ले लो। अब सही लग रहा है क्या? ओके सर। अब ठीक है। अभी और पहले वही तो लिखा हुआ था। ये सर वही तब मैं डायग्राम से पूछ रहा था। अच्छा डायग्राम से देख लो, ये दिखाया मैंने आपको। ये एल है तो ये एल cos थीटा 1 है, तो ये वाली एल cos थीटा 1 होगी और ये वाली एल cos थीटा 1 प्लस एल cos थीटा 2 हुई। क्या गलत है? ओके सर। अब तो समझ में आ गया होगा मुझे लगता है अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है चलो मैं मान के चलता हूँ। अब आपकी किस्मत है कि भाई आप थोड़ा थोड़ा समझो। फॉर नॉर्मल मोड्स, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी की बात करें जरा, करोगे खुद ही आप, मैं करवाऊँ? कर रहे हैं। कर रहे हो। v माइनस ओमेगा स्क्वायर टी इज इक्वल टू 0 लेके चलो। क्या मैट्रिक्स बनेगी? सॉरी डिटरमिनेंट क्या बनेगा? जो काट पीट सको वो काट भी देना। g माइनस ओमेगा स्क्वायर mgl माइनस ml स्क्वायर ओमेगा। क्या हुआ? माइनस ओमेगा स्क्वायर। आपने आंसर बता रहे हो क्या? यस सर। अच्छा चलो बेटा एक मिनट रुक जाओ, अभी बताना। ये देखो ये सही लिखी हुई है कि नहीं? ये देखना गलत तो नहीं लिखा है? ठीक है। अब देखो एम सब में से कैंसिल कर दिया। ठीक है मैं तो कह रहा हूँ 2 भी कैंसिल ही कर दो, ये वाला भी 2 कैंसिल ही कर दो जो अच्छा रहे। अब देखो बता सकते हो उसके रूट्स क्या आएंगे? ये और परेशान कर रहे हो तो इसको और तरीके से सेटल कर देते हैं। एल स्क्वायर से और डिवाइड कर दो। अब देखो और भी अच्छा करना तो और तरीका अच्छा ही ले, इससे आप ही को बेनिफिट है अगर आप समझो तो। वेयर ओमेगा नॉट इज अंडर रूट जी बाई एल। अब बता दो ओमेगा के रूट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा नॉट। करो सॉल्व। सर ये एग्जाम में आके इसको आधा घंटा लग जाएगा। आधे घंटे से ज्यादा लग जाएगा। एग्जाम में आ सकता है बेटा, कहीं से छोटा ऐसा नहीं आएगा पूरा। ये लोग क्या करेंगे ना, एग्जाम में अगर देना होगा तो तरीका क्या होगा, लैग्रेंजियन दे देंगे सीधे, या आपको मैट्रिक्स दे देंगे। देखो दिखाओ एग्जाम में कैसे दे सकते हैं क्वेश्चन। देखो अभी असाइनमेंट खुला हुआ दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इस क्वेश्चन में और जो अभी कर रहा है उसमें फर्क क्या है? अब इसमें टी और बी सब दे दिया है, आपसे पूछ रहे हैं बाकी चीजें, तो इस तरीके से बना के छोटा करके दे सकते हैं, वरना आप लोग याद भी रख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। आंसर निकालो भाई। अंडर रूट 2 प्लस और माइनस रूट 2 ओमेगा नॉट। अंडर रूट
2 plus or minus omega naught. 2 plus अंडर रूट जी बाई एल, ओमेगा नॉट के टर्म्स में ओमेगा नॉट आएगा ना, इसको नाम दे दो ओमेगा प्लस, और एक और आ रहा होगा दूसरा रूट ओमेगा माइनस अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 जी बाई एल। ये आ रहा है देखो किसी की, ये नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसको बोलते हैं फास्ट फ्रीक्वेंसी, ये देखो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और ये 2 माइनस रूट 2 है तो ये क्या होगी, स्लो। अरे नॉर्मल मोड निकालो जरा दोनों के करस्पॉन्डिंग। नहीं सर बाकी तो हो गया। बताओ इसमें क्या मतलब, टू कहाँ पे आ रहा है आपका? दोबारा कर रही हूँ सर मैं एक बार ट्राई। अच्छा अच्छा ठीक है। सर ये फास्ट और स्लो ये प्लस और माइनस देख के बोल रहे हैं क्या? और क्या, एक ज्यादा फ्रीक्वेंसी एक कम है। अभी मैं बताता हूँ ना फास्ट और स्लो का खेल। पहले आप लोग नॉर्मल मोड्स निकालो। ये देखो आप लोग, ये आप लोग होमवर्क लिख लो, हालांकि यही आएगा आप लोगों को। ठीक है, और ये मोड जो है इसको बोलेंगे फास्ट मोड। भाई देखो इसके लिए क्या आ रहा है, अल्फा और माइनस का अंडर रूट 2 अल्फा, यानी एक इधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है, और एक आएगा बीटा और प्लस अंडर रूट 2 बीटा, यानी एक इधर जा रहा है तो दूसरा भी इधर जा रहा है। देख रहे हो आप? नहीं, जो लोग सॉल्व करेंगे ये आएगा अल्फा और ये आएगा माइनस रूट 2 अल्फा, तो एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है। और इस वाले में क्या होगा, दोनों प्लस क्या आ रहे हैं तो दोनों इधर जाएंगे, ये भी इधर जाएगा और ये भी इधर जाएगा। तो हम जो स्लो मोड होगा इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कम आ रही है, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा आ रही है, तो ये जो मोड होगा वो तेजी से हिलेगा ऐसे, और ये वाला मोड जो होगा वो स्लो हिलेगा। कभी अपने हाथ को इस तरीके से घुमा के देखना तो धीरे धीरे चलेगा, और अगर आप ऐसे, ये जैसे आपकी कोहनी है मान लो यहाँ पे, ये आपका शोल्डर है और ये आपका हाथ है, समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आपका हाथ देखे होगे आप लोग, देखे क्या होगा अभी देख लो, यही तो होगा, ऐसा ऐसी तो होगा आपका हाथ। तो आप अपने हाथ को ऐसे घुमाना, ये ऐसे, और ये वाला इधर को खड़े होकर करो, और एक बार अपने हाथ को ऐसे झूला देना। महसूस करना कौन से वाले में तेज हाथ हिल रहा है। करके देखा है ऐसे ही, बस प्रैक्टिकल नहीं करा? नहीं कर रहे हैं सर, यही तो कर रहे हैं। फर्स्ट वाले में होगा। यस सर, दोनों हाथों से कर रहा हूं मैं तो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो है, इस तरीके के मोड्स के अलावा कोई और मोड नहीं होगा इस सिस्टम में। ठीक है, बाकी ये आप लोग घर पे चेक कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में जरूर आना, क्योंकि मैं आपको पैटर्वेशन वाले क्वेश्चन करवाऊंगा, तो जरूर रहना क्लास में, तो मजा भी आएगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं, धन्यवाद।